तो हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएसपी की पाठशाला, जिसमें जितने भी झारखंड में बुक आए हुए हैं, मतलब जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं झारखंड में, वो जेपीएससी से हो या जेएसएससी दरबार करवाया गया है। जितना भी झारखंड जीके में क्वेश्चन अराइज हुए हैं अभी तक, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो वो लोगों को सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। और किस तरह से कंप्लीट करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। देख सकते हैं झारखंड हिस्ट्री है, तो आज जो है फ्रेंड हम लोग भूगोल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा आपको जल्द ही। तो आप वीडियो अगर पसंद आए तो फिर ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज हम लोग भूगोल को कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो फ्रेंड ज़रूर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड का भूगोल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, यहाँ से हम लोग झारखंड का भूगोल के रूप के एवं उसका उच्चारण, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड, सारा आपको इसी में मिल जाएगा। आपको अलग से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अलग से उड़ान और अलग से मैं और भी क्वेश्चन टॉप करवा रहा हूँ, जिसमें आपको प्लेलिस्ट में आपको उसमें मिल जाएगा, जिससे आप वॉच कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो फ्रेंड ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है? तो कुल 4 भागों में झारखंड को विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड के 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजन किया गया है, जिसमें से पहला जो है वो पाठ प्रदेश है, दूसरा रांची हजारीबाग का पठार है, तो और तीसरा है ट्रैप राजमहल का ट्रैप है फ्रेंड, और चौथा में चाईबासा का मैदान है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। झारखंड के सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो सबसे ऊंचा स्थान जो है वो पारसनाथ शिखर है। इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड। इसका पीडीएफ भी जो है फ्रेंड आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड का ऊंचा स्थल गिरिडीह जिला में है, पारसनाथ शिखर है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर है, और फीट में अगर आप देखिएगा तो फीट में आपको 4480 फीट मिलेगा। पारसनाथ पहाड़ी का नामकरण 13वें जैन तीर्थक पारसनाथ के नाम पर रखा गया है, जिन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई थी। संथाल जनजाति के लोग पारसनाथ पहाड़ में मरांग बुरु कहते हैं, मरांगबुरु कहते हैं। वे वैशाख पूर्णिमा के दिवस में एक शिखर में त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ पहाड़ी की जो है वो फ्रेंड ऊंचाई जो है वो आपको 1365 है ही, मीटर में है, और फुट में अगर देखेंगे तो आप 480, ठीक है, 4480 है। चलिए, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। पहाड़ी की एक श्रृंखला है। समुद्र तल से पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। यह अवस्थित पर्वत का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड हम लोग, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो फ्रेंड 1365 मीटर है। इसकी व्याख्या चलते हैं। कोडरमा गिरिडीह पठार रांची हजारीबाग के पठार के पूर्व में कटक के रूप में निकलती पहाड़ की श्रृंखला है, जिसकी श्रृंखला में पारसनाथ पहाड़ी है, जो झारखंड के पठार में शिखर पर है। यह पठारी तथा ढुमारी गिरिडीह मार्ग के बीच मधुमनी के पास स्थित है। आगे आते हैं हम लोग। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है वो फ्रेंड जुरेसिक काल में हुआ था। राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरेसिक काल में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी व्याख्या में हम लोग चलते हैं। राजमहल पहाड़ी उत्तर में हजारीबाग, दक्षिण में बांग्लादेश सीमा 3000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भूभाग पर फैली हुई है। इसका निर्माण गोंडवाना चट्टानों के निर्माण के बीच यूरेसिक काल में हुआ है। राजमहल की पहाड़ी बेसाल्ट डेलराइट चट्टानों के पर्वतों से बनी है, जिसके बीच सफ़ेद एवं भूरे सेल, कार्बनिक सेल, सफ़ेद एवं भूरे बलुआ पत्थर एवं क्वार्ट्ज है। नेक्स्ट चलते हैं, हजारीबाग ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो फ्रेंड हजारीबाग मैंने बोल दिया। राजमहल ट्रैप, तो राजमहल ट्रैप जो है फ्रेंड वो साहेबगंज की साइड, आपको भी पता है साहेबगंज साइड किधर पड़ता है? उत्तर पूर्व में पड़ेगा, ठीक है, उत्तर पूर्व में पड़ता है साहेबगंज। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। राजमहल की पहाड़ी उत्तर दक्षिण में समांतर पहाड़ियों के रूप में फैली है, जिसके बीच मेराल एवं गुमानी नदी घाटी है।
नेक्स्ट चलते हैं, रांची पठार छोटा नागपुर का पठार किस प्लेट का हिस्सा है? तो ये दक्षिण प्लेट का हिस्सा है, दक्षिण प्लेट का हिस्सा है। इसकी व्याख्या पे चलते हैं हम लोग। रांची पठार छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में स्थित है। यह छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा हिस्सा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। यह स्थित समप्राय मैदान का उत्तम उदाहरण है। उच्चतम रांची का पठार की औसत समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है? तो ये 2500 से 3600 फीट है, रांची तल से समुद्र की ऊंचाई। इसकी व्याख्या पे चलते हैं। उच्च रांची का उच्चतर रांची की पठार पाट क्षेत्र की समुद्र तल के औसत ऊंचाई 2500 से 3600 फीट है। यह झारखंड का सबसे पश्चिम एवं सबसे ऊंचा भाग है। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड रांची, आसनसोल और सिंधरी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो रांची हो जाएगा। चलिए यहाँ वाक्य इसका पढ़ते हैं हम लोग। छोटा नागपुर का पठार रांची की औसत बस्ती में स्थित है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ बोल रहा है फ्रेंड वो बस्ती कहाँ है, वो रांची में बस्तियों पे अवस्थित है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं SIPT का क्वेश्चन था। यहाँ चलते हैं। झारखंड राज्य के मुख्य तौर पर डैश पर स्थित है। तो अभी मैंने तुरंत बताया फ्रेंड ये छोटा नागपुर पे स्थित है, छोटा नागपुर पे स्थित है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाला करिएगा ना कि कौन सा छोटा नागपुर में आता है, कौन सा दक्षिण में आता है, कौन सा कोल्हान क्षेत्र में आता है, तो उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा और आप तुरंत मार सकते हैं ऑप्शन से आंसर। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। झारखंड मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के मूल भूभाग में का 47.8% छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई इनकी चट्टानों क्रिस्टलीय एवं काइनेट्रिक है। इसकी रचना लावा चट्टानों में से हुई है। इसके प्रवर्तन ढालतर निर्माण ग्रेनाइट एवं निक्स चट्टानों से हुआ है। यह एक संप्रदाय भूमि है। इसे खनिज का गोदाम घर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड इससे आप जान सकते हैं छोटा नागपुर का पठार को जो है फ्रेंड वो गोदाम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। पश्चिमोत्तर एवं उच्चतर रांची के पठार को स्थित स्थायी स्तर पर डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो रांची का पठार जो है वो फिर पाट का पठार है। ठीक है, रांची का पठार जो है वो पाट का हम लोग का पठार है। इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड। पश्चिम में उत्तर रांची का पठार स्थित पाट क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसतम ऊंचाई 1000 मीटर है। यह क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बुढ़ा घाघ इसकी पाट क्षेत्र स्थित है। इसकी महत्तम ऊंचाई सानू एवं सूर्य है। तो बुढ़ा घाघ जो है वो फ्रेंड आप बता दीजिए कमेंट में कहाँ है। बुढ़ा घाघ आपका लातेहार में है। ठीक है, लातेहार में बुढ़ा घाघ है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और सेकेंड में जो है वो फ्रेंड हुंड्रू है, और हुंड्रू आपको मिलेगा रांची में। 17 नंबर पे चलते हैं। पूर्व सिंहभूम जिला में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम मैंने आपको अभी बताया छोटा नागपुर वाला जो कोल्हान क्षेत्र कौन सा आता है डिस्ट्रिक्ट बाय, तो उससे करिएगा तो आपका हो जाएगा। तो ये जो है फ्रेंड आपका ये आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार पे। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला छोटा नागपुर का हिस्सा है। दलमा की पश्चिम में पूर्व की ओर फैली है जो उत्तर की ओर घने जंगल से घिरा हुआ है। और उस जंगल का नाम बताइए फ्रेंड, उस जंगल का नाम क्या है? उस जंगल का नाम जो है वो सारंडा है, सारंडा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। छोटा नागपुर का पठार एक प्रायद्वीपीय पठार है। दामोदर एवं द्रोण निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाता है? तो ये बनाएगा जो छोटा नागपुर का पठार ना फ्रेंड, ये बनाता है रांची और हजारीबाग का पठार। यहीं से फ्रेंड अलग होता है रांची भी। अगर ये क्वेश्चन में अगर पूछेगा रांची कहाँ है, मतलब रांची किससे अलग होता है, तो छोटा नागपुर से पठार, तो यही से छोटा नागपुर का पठार से ही रांची अलग होता है। चलिए इसको व्याख्या देखते हैं। रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे में अलग दामोदर बेसिन करता है। नेक्स्ट, भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले में मोटे एवं आमतौर पर
दो प्राकृतिक विभाजन में विभाजित किया गया है। तो ये केंद्रीय पठार एवं निचले पठार, केंद्रीय पठार एवं निचले पठार। तो यहाँ कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं थे हम लोग। भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले में मोटे एवं आमतौर पर दो प्राकृतिक विभाजित किया गया है। तो ये केंद्र बिंदु केंद्रीय का पठार एवं निचले का पठार में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले में मोटे आमतौर पर दो प्राकृतिक विभाजन पे किया गया है, केंद्रीय पठार एवं निचले पठार। अंततः घने जंगलों से घिरा गिरिडीह जिला केंद्रीय एवं निचले पठार पर स्थित है। गिरिडीह का पश्चिमी हिस्सा केंद्रीय पठार पर स्थित है। निचले पठार 1300 फीट की औसत ऊंचाई के साथ स्तर में अपनी वाली सतह भी शामिल है। निचले पठार का उत्तरी भाग पूर्व की मुख्य रूप से टेबल भूमि के लिए जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे फ्रेंड। यहाँ है झारखंड की भूविक संरचना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न किन चट्टानों में धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो ये फ्रेंड खनिज का भंडार कहाँ कहा जाता है? ये कहा जाता है धारवाड़ चट्टान में, ठीक है, धारवाड़ युग में कहा जाता है। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। धारवाड़ युगीय चट्टानों में धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है। झारखंड में इस क्रम को कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस चट्टानों की मुख्य पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में पाई जाती है। धारवाड़ क्रम के धात्विक खनिजों का जमाव बड़े पैमाने पर हुआ है। यह खनिज के लोहे, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीशियम, चांदी, टीन के लिए आदि के लिए प्रमुख है। और फ्रेंड यहाँ एक मिशिंग है जिसको मैं बता देता हूँ। धारवाड़ चट्टान जो है वो फ्रेंड कहाँ से, मतलब एक पूछेगा ये कहाँ से नाम लिया गया है, तो ये कर्नाटका से नाम लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड के दक्कन जैव भूमि का प्राप्त का हिस्सा है? तो वो है फ्रेंड छोटा नागपुर का पठार, जो कि एक ही जो है वो दक्कन जैव भूमिका में है। तो वो छोटा नागपुर का ही पठार है और यहीं दक्कन का ही है सिर्फ, और कहीं नहीं है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। छोटा नागपुर के पथरीली परतों में भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि इनमें गति प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप की चट्टान है। यदि इस प्रकार का विकास बहुत ही पुराना है, यह दक्कन का पठार पूर्वोत्खंड था, जो कि दक्कन तख्ते के साथ साथ गोंडवाना के गठित पर आज से लगभग 12 करोड़ साल पहले अलग होकर 5 करोड़ वर्ष तक उत्तर दिशा में प्रवाहित होते रहा और फिर यूरेशिया से जाके टकराया। तो यहाँ फ्रेंड एक धारवाड़ का चट्टान है। यहाँ देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ मिला था धारवाड़ का चट्टान, ठीक है। यहाँ से जो है फ्रेंड वो खनिज निकलता है सबसे पहली बार, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा खनिज है, कोयला वोयला जितना भी आपको मिलेगा ना वो इसी काल में मिलेगा। और यहाँ जो है फ्रेंड एक आपको यहाँ दिखा होगा, देखिए यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आपको एक दिखा होगा गोंडवाना। तो यहाँ गोंडवाना में फ्रेंड क्या है, देखिए गोंडवाना में वहाँ खनिज है फ्रेंड, खनिज है सबसे ज़्यादा। और यहाँ जो है वो फ्रेंड सबसे ज़्यादा कोयला है, ठीक है। गोंडवाना में जो है वो सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग्य डैश है। तो प्रभाग्य जो है वो फ्रेंड छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। ये नहीं हो सकता है, ये आप ऐसे भी काट सकते हैं। मेघालय में रहेगा, मालवा यहाँ है, ये नहीं है फ्रेंड। उत्तरी पठारी यहाँ है नहीं, तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाव छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड हम लोग, इसकी व्याख्या चलते हैं। शामिल है झारखंड का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिमी बंगाल एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। पूर्व में गंगा का मैदान एवं दक्षिण में महानदी है। छोटा नागपुर का कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है।
नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, छोटा नागपुर पठार 10 चट्टानों से बना है। जो छोटा नागपुर पठार जो है प्री कैम्ब्लियन चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, देखिए पंचायत सिक्योरिटी में पूछा है 2018 में। ठीक है, आगे चलते हैं इसकी व्याख्या पे। झारखंड पठार का प्री कैम्ब्लियन चट्टान 540 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी चट्टान से बना है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी है। जलवायु पे आते हैं फ्रेंड, झारखंड की जलवायु। झारखंड में वर्षा के अंतराल है, तो वर्षा का अंतराल जो है वो फ्रेंड 100 से 200 मीटर के मध्य में यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, झारखंड में। इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर मध्य है। झारखंड की ऊंचाई उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। यहाँ औसतन 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है तथा यह क्षेत्र मध्य वर्षा वाला है। नेतरहाट का पठार झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जबकि चाईबासा का मैदान सबसे कम वर्षा वाला झारखंड का मैदान है। तो फ्रेंड यहाँ नेतरहाट के पठार से मत समझ लीजिएगा कि ये नेतरहाट है, ये फ्रेंड हजारीबाग है। ठीक है, हजारीबाग में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? तो ये फ्रेंड कब होगी फ्रेंड? दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ वर्षा होती है। और जितने भी पूरे भारत में भी वर्षा होती है ना फ्रेंड, वो तमिलनाडु को छोड़कर वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है वर्षा। ठीक है, इसकी व्याख्या चलते हैं। झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। और यहाँ मानसून की 2 शाखाएं बंगाल की खाड़ी की शाखाएं तथा अरब सागर की शाखाएं द्वारा वर्षा होती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखाएं द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। झारखंड के माध्यमिक एवं पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखाएं तथा अरब सागर में शाखाओं के दोनों द्वारा वर्षा होती है, जबकि पूर्व भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखाएं द्वारा वर्षा होती है। झारखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाला वर्षा की मात्रा में कमी आती है। साथ ही ऊंचाई वाले स्थानों में निम्न स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड हम लोग। मानसून लौटते समय के महीने में झारखंड में वर्षा होती है। तो मानसून लौटते समय वो सितंबर से नवंबर में एक बार वर्षा होती है, वो भी धीमा वर्षा होता है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग व्याख्या पे। मानसून लौटते समय क्रिया में निवर्तन कहते हैं। 21 जून से सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तथा 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है। 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणों में विषुवत रेखा पर पड़ने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप समांतर भारत का गर्मी के मौसम में समांतर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिवर्षण क्षेत्र भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। ITCZ के दक्षिण की तरफ खिसकाने के साथ ही मानसून भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। मानसून का निवर्तन भारत के 1 सितंबर से प्रारंभ होता है और 11 अक्टूबर आते आते मानसून समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में लौट चुका होता है। मानसून लौटते समय सितंबर से नवंबर के महीने में झारखंड में वर्षा होकर आता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। झारखंड राज्य के किस प्रकार में जलवायु अंतर्गत आता है? तो ये फ्रेंड उष्णकटिबंधीय आता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड में इसका व्याख्या चलते हैं। झारखंड में उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में जलवायु के नक्शे में झारखंड के क्षेत्र में अधिक वर्षा और पर्याप्त आर्द्रता का क्षेत्र माना जाता है। कर्क रेखा जो महाद्वीपीय भारत में उष्णकटिबंधीय भारत से लगभग करती है, झारखंड के उत्तर भाग से गुजरती है। इस प्रकार संपूर्ण पठारी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन ऊंचे पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जलवायु की स्थिति विभिन्न हो जाती है। इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हुए भी यहाँ जलवायु परिवर्तन प्राप्त आर्द्रता
पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय में अवस्थित वह मानसूनीय जलवायु के कारण झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसून प्रकार की है। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड राज्य की मुख्य किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो ये फ्रेंड अभी तुरंत ऊपर ही हुआ था, उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है फ्रेंड उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। इसकी व्याख्या मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट और चलते हैं। झारखंड की वार्षिक औसत तापमान कितनी है? तो ये फ्रेंड 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं इसकी व्याख्या पे। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। पाट का क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान 23 डिग्री से भी कम रहता है, जबकि संथाल परगना, पूर्व एवं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, चतरा के उत्तरी भागों में औसत 26 डिग्री से पाया जाता है। अन्य क्षेत्रों में औसत तापमान 23 डिग्री से 26 डिग्री के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा कितनी है? तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था 1400 mm। ठीक है, झारखंड के मानसून व्याख्या देखते हैं हम लोग। झारखंड के मानसूनी वर्षा का प्रदेश है। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा से 140 सेंटीमीटर होती है, लेकिन अधिकांश 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। वर्षा का 80% से अधिक भाग जून से सितंबर माह के मध्य में प्राप्त होता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से राज्य में वर्षा का मुख्य स्रोत है। यद्यपि पाट क्षेत्र एवं दक्षिण पूर्व भाग में कुछ वर्षा अरब सागर की शाखाओं से भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, झारखंड का सबसे ठंडा जगह कौन है? सबसे ठंडा जगह वो जगह नहीं तो सबको आता है, बच्चा कोरिया का बच्चा बता देगा कि लातेहार में होता है। झारखंड की सबसे ठंडी जगह नेतरहाट है। झारखंड का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र नेतरहाट है। नेतरहाट को पहाड़ी के मालिका एवं छोटानागपुर के रानी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो यह सभी है फ्रेंड, मानवीय जनजाति गतिविधि है। जितनी पॉल्यूशन हो रही है, ऊष्मा क्षेत्र हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस होता है, उससे जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। झारखंड के देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन मानवीय जनजाति का कारण एवं ऊर्जा के क्षेत्रों में ग्रीन हाउस उत्सर्जन एवं अन्य कारकों के कारण मानवीय वचनित कारक प्रजातियों की गिरावट, संकट एवं विलुप्त होने के प्राथमिक नियंत्रणतम कारणों का गठन करते हैं। भूमिका विकास, अत्यधिक दोहन, प्रजातियों के स्थानांतरण और परिचय एवं प्रदूषण। झारखंड राज्य के तापमान विद्युत संयंत्र अधिकांश कोयले पर चलते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी? तो राष्ट्रीय योजना ये जारी की गई थी 30 जून 2008 को। इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड। झारखंड एक्शन प्लान एवं क्लाइमेट चेंज द्वारा जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय योजना 30 जून 2008 को जारी की गई। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड हम लोग, झारखंड के किस जिले में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो ये होता है फ्रेंड नेतरहाट का पठार में। सबसे ज़्यादा बारिश यहीं देगा तो यहीं ना दर्ज होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसकी व्याख्या में। झारखंड में नेतरहाट का पठार में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। देखिए अब यहाँ आते हैं हम लोग, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल एवं उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये फ्रेंड पूर्वी सिंहभूम करता है। ठीक है, इसे मैप से फ्रेंड आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था, पूर्वी सिंहभूम जिला सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में उड़ीसा के राज्य में स्पर्श करते हैं। यह मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ है फ्रेंड ऐसे। ठीक है,
यहाँ आपका हो गया वेस्ट बंगाल, इधर हो गया झारखंड के ऊपर में बिहार, ठीक है। यहाँ हो गया फ्रेंड छत्तीसगढ़, और ठीक इस जगह है जो यूपी है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी अराइज नहीं होता है, जो होता है फ्रेंड यहीं से होता है। यहाँ हो गया उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ हो गया फ्रेंड हम लोग को झारखंड के मैप में यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पूर्वी सिंहभूम आपको नज़र आएगा और यहाँ पश्चिमी सिंहभूम नज़र आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नदियों में चलते हैं। झारखंड की नदियाँ, झारखंड की कितनी मुख्यतः नदियाँ बहती है? तो ये फ्रेंड 8 नदियाँ जो है वो झारखंड में बहती है, ठीक है। इसकी व्याख्या करते हैं हम लोग। झारखंड के 8 मुख्य नदियां हैं, जिनमें दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल, शंख नदी, अजय नदी, मयूराक्षी एवं गंगा नदी प्रमुख है। मयूराक्षी नदी डैश से प्रवाहित होती है, ये तो ये फ्रेंड त्रिकुट पहाड़ी से प्रवाहित होती है। ये तो कोरिया का भी बच्चा बताएगा फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वाक्य, मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी से प्रवाहित होती है। इसका मुहाना हुगली नदी मयूराक्षी नदी की सहायता धोरावाई, टिपारन, भावुरी, पुसरो, दौना है। इस नदी की कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। यह नदी झारखंड की एकमात्र नौका में जिसमें नौका चल सके फ्रेंड, नौका इसमें चलता है मयूराक्षी नदी में, ठीक है। तो एकमात्र नदी है जो मयूराक्षी नदी में नौका चलेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है। एवं इसमें हिजला मेला जो है फ्रेंड यहीं लगेगा, हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। इसका ऐसे तो हिजला मेला फ्रेंड दुमका में लगता है, ठीक है, लेकिन पता नहीं यहाँ इसे दिया क्यों है, लेकिन ये दुमका में लगता है। चलिए आगे देख ही लेते हैं हम लोग इसका क्या दिया हुआ है। इसका अपवाहन क्षेत्र दुमका, हजारीबाग, साहेबगंज, देवघर एवं गोड्डा में फ्रेंड आ ही गया है। दुमका देख सकते हैं, दुमका आ ही गया है। मयूराक्षी नदी का उपनाम मोर या मोतिहारी है, ठीक है। झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका में मयूराक्षी नदी पर स्थित है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये, ठीक है, झारखंड मयूराक्षी नदी। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थान जो है वो त्रिकुट पहाड़ी है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। चलिए इसकी व्याख्या चलते हैं हम लोग। मयूराक्षी का मतलब मोर नेत्र होता है। इस नदी का साफ जल से सूर्य की किरण पड़ने पर इसके जल के किरटल मोर की आँख की रंगों की तरह चमकते हैं। इसकी आधार पर इसका नामकरण मयूराक्षी किया गया है। यह नदी देवघर जिले से उत्तर पूर्व छोर पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी के अद्भुत होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ है? तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम बच्चा भी बताएगा फ्रेंड कि छोटा नागपुर का पठार है। चलिए हम लोग व्याख्या चलते हैं। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची जिले में 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित नगड़ी गांव में रानी छुआ नाम के जगह से होती है। इसकी सहायता नदियाँ काछी, कसाई, झुमार, रारू एवं संजय है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो कि हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। इसका अपवहन क्षेत्र रांची, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां है। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम एवं उड़ीसा में अन्य राज्य पर प्रवाहित होती है। स्वर्ण रेखा नदी दिशा और किस दिशा की ओर बहती है? तो स्वर्ण रेखा नदी जो है वो फ्रेंड बहेगा पश्चिम से दक्षिण दिशा में, ठीक है। और दक्षिण में ही ना फ्रेंड हम लोग का ये है बंगाल, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम से ये बंगाल है, यहीं से जाकर इसे मिलेगा फ्रेंड, और इधर से आता है फ्रेंड गंगा, ठीक है। और गंगा में जाके इधर हुगली नदी बना देगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। झारखंड का एकमात्र नदी है जो सतत बंगाल की खाड़ी में से मिलती है। तो ये मैंने आपको बताया अभी की गिले वहीं डायरेक्ट गिरता है। और फ्रेंड आगे चलते हैं हम लोग। झारखंड में कौन सा नदी सोने की नदी भी कहा जाता है? तो ये फ्रेंड सोने की नदी कहा जाता है ये स्वर्ण रेखा नदी को। और फ्रेंड बोलेगा सोना जैसा, जिसे ये सोने की नदी लिखा है, ठीक है। और सोना जहाँ बोले तो वो फ्रेंड स्वर्ण हो जाएगा, सोन नदी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। स्वर्ण रेखा नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है, जिसके कारण सोने की नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1395 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
वाक्य चलते हैं फ्रेंड। स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई 1395 किलोमीटर है। यह नदी की एक विशेषता है कि इसका उद्गम स्थान से लेकर सागर में मिलने तक यह किसी की सहायता नदी नहीं बनती है। यह स्वतंत्र रूप से घाटी की बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थान कहाँ है फ्रेंड? ये पिस्का रांची में है, ठीक है। पिस्का रांची देखिए पिस्का रांची। नगड़ी भी लिख सकता है फ्रेंड, ठीक है, इस जगह नगड़ी भी लिख देगा तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका आगे चलते हैं हम लोग, वाक्य पे पढ़ते हैं हम लोग। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान झारखंड के पश्चिम स्थित पिस्का नगड़ी क्षेत्र में है। स्वर्ण रेखा एवं इसकी सहायता नदी हुनरुद समझूना जलप्रपात का निर्माण करती है। यह नदी पर स्वर्ण रेखा परियोजना भी चलाई जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड हम लोग। कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? तो फिर हम यहाँ देखिए अमरावती सतलज ये सब गुजरेगा नहीं, सीधे स्वर्ण रेखा कीजिएगा, तो इसको बाय ऑप्शन से भी कर सकते हो। झारखंड में प्रवाहित होने वाला एक प्रमुख नदियाँ दामोदर, स्वर्ण रेखा, बराकर, मयूराक्षी, शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल एवं अजय नदी वैगई एवं अमरावती नर्मदा तमिलनाडु राज्य से बहने वाली नदी है, जबकि सतलज हिमाचल एवं पंजाब से होकर बहती है। 10 नंबर में आगे हम लोग फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है? तो ये है फ्रेंड छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट चलते हैं इसकी व्याख्या पे हम लोग चलते हैं फ्रेंड। लिखा हुआ है इसकी व्याख्या में, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार से होता है। इसके कारण छोटा नागपुर पठार को स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह माना जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? तो ये बहेगा फ्रेंड स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण दिशा में बहती है, पश्चिम से दिशा में बहती है। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्ण रेखा नदी बहती है। यह नदी पश्चिम से दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी को किस प्रकार से अवस्थित प्रदूषित कर रहा है? तो ये फ्रेंड कर रहा है फ्रेंड रेडियो धमनी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी जो है वो फ्रेंड स्वर्ण रेखा नदी है, और इसको जो वही चीज़ है फ्रेंड जो प्रदूषित कर रहा है वो रेडियो धमनी नामक अवस्थित पदार्थ से प्रदूषित हो रहा है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। नगड़ी गांव से स्वर्ण रेखा नदी एवं डैश नदी से उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फ्रेंड है दक्षिणी कोयल, ठीक है। देखिए अभी जस्ट कुछ सालों पहले ही पूछा हुआ है 2021 में जेपीएससी में। स्वर्ण रेखा एवं दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थान नगड़ी रांची में है। निम्नलिखित नदियों में कौन सा झारखंड राज्य से होकर प्रभावित नहीं होती है? तो ये फ्रेंड ये भी हो जाता है उत्तरी कोयल, ये सब होता है फ्रेंड, जो ऑप्शन में अलग दिख रहा है वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या है फ्रेंड, उत्तरी कोयल, बराकर एवं स्वर्ण रेखा नदी झारखंड से होकर प्रवाहित होती है, जबकि कदवा नदी महाराष्ट्र नासिक जिले में गोदावरी का एक प्रमुख सहायक नदी है। अमानत नदी किसमें गिरती है? अमानत नदी जो उत्तरी कोयल में गिरती है, उत्तरी कोयल में गिरेगी। आगे चलते हैं हम लोग। अमानत नदी का उद्गम चतरा जिले में होता है तथा इसका अपवाह क्षेत्र चतरा, लातेहार एवं पलामू जिला में है। अमावत नदी का मुहाना उत्तरी कोयल नदी है। अमानत नदी निकलती है, अमानत नदी निकलेगी फ्रेंड हजारीबाग का पठार, ठीक है, हजारीबाग का पठार। अमानत नदी जो निकलेगा वो हजारीबाग के पठार से निकलता है, हजारीबाग के पठार से निकलता है। अमावत नदी का उद्गम स्थान हजारीबाग पठार चतरा जिले में होती है। यह उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। कसाई नदी में डैश में गिरती है। तो ये स्वर्ण रेखा जो नदी है फ्रेंड यही गिरेगी, ठीक है, सहायक नदी है, सब जॉइंटेड नदी है। कसाई नदी का उद्गम सिमलीपाल उड़ीसा
है। यह स्वर्ण रेखा का एक प्रमुख सहायक नदी है। कसाई नदी के किराने स्थित पहाड़ों में लौह अयस्क का खनन किया जाता है, जिसका उपयोग जमशेदपुर स्थित इस्पात संयंत्र में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड में जमशेदपुर क्षेत्र में निम्नलिखित में से 2 नदियों में का उद्गम है। तो ये फ्रेंड अभी तुरंत हुआ ना, कसाई नदी एवं स्वर्ण रेखा, ऊपर ही था। चलिए आगे चलते हैं। स्वर्ण रेखा जमशेदपुर स्वर्ण रेखा एवं कसाई नदी का संगम पर स्थित है। यह 2 नदियों में आपस में मिलती है। कसाई नदी डैश से निकलती है। कसाई नदी जो है वो फ्रेंड सिमलीपाल से निकलती है, सिमलीपाल से निकलती है। वाक्य चलते हैं इसका। कसाई नदी उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल से निकलती है, जिसमें तोरलो, लीगारा एवं संजय इसकी प्रमुख सहायक नदी है। निम्नलिखित में से स्थानों में से कौन सा सोन नदी को झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है, कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड, सोन नदी जो हो, सोन नदी का उद्गम जो है वो सबको पता है, अमरकंटक से होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसकी व्याख्या की ओर। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं फ्रेंड। सोन नदी का उद्गम स्थान मैकाल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी उत्तरी कोयल। यह नदी झारखंड के 2 जिलों पलामू और गढ़वा से होकर गुजरती है। सोन नदी का उपनाम सोनभद्र हिरण्यवह है। सोन नदी थोड़ी सा टेक्निकल मिस्टेक हो रहा है, तो फ्रेंड थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था। चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं 21 नंबर से। सोन नदी जो झारखंड से गढ़वा तथा पलामू जिले में मध्य सीमा पे बहती है, वो कहाँ से शुरू होती है? तो वो फ्रेंड अमरकंटक से शुरू होती है। और अभी जस्ट फ्रेंड ऊपर भी रिपीट हुआ था, आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की एक प्रमुख नदी नहीं है? तो फ्रेंड एक प्रमुख नदी नहीं है, वो है फल्गु नदी। फल्गु नदी कहाँ से निकलता है फ्रेंड? ऑप्शन में दीजिए। गढ़वा के साइड से एकदम गया में बहता है, ठीक है। ये नदी सीधा आप जानिए कि गया में बहता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दामोदर दक्षिण कोयल एवं बराकर झारखंड के मुख्य नदी है, जबकि फल्गु नदी बिहार के प्रमुख मुख्य नदी है। यद्यपि इसका उत्पादन झारखंड के पलामू जिले में होती है। फल्गु नदी पर्यावरण कौन दृष्टि से काफ़ी पवित्र माना जाता है। यह वन वायु पुराण के भगवान विष्णु की छवि दर्शन का उल्लेख किया गया है। यह नदी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृत आत्मा की शांति के लिए बिहार के गया जिले में पिंडदान या दुग्ध अपहरण के लिए महत्वपूर्ण एवं धार्मिक माना जाता है। नैरांचला के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन, आप खाली याद के रख लीजिए कि कौन कौन सा नदी जो है वो झारखंड से प्रवाहित होती है, ठीक है। इनमें से कौन सा नदी जो है वो पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो ये फ्रेंड निकलेगा वो छोटा नागपुर का पठार से जो निकलता है पलामू जिले से, वो निकलेगा दामोदर, ठीक है। देखिए दामोदर का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। जिले लोहरदगा जिले में चुलवा पानी तथा मुहाना हुगली नदी है। यह झारखंड के सबसे लंबी, सबसे बड़ी एवं प्रदूषित नदी है। हजारीबाग नदी के प्रमुख सहायक नदी बराकर, कोनार, जमुया, बोकारो एवं कतरी है। दामोदर नदी के दीव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अपवहन क्षेत्र हजारीबाग तथा चतरा जिला, बोकारो, लातेहार, लोहरदगा में है। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो फ्रेंड यहाँ जो है वो 23 में इसका आंसर को व्याख्या दे दिया गया है। इसका आंसर को डिक्लेयर नहीं किया है, ये क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। ऐसे तो इसका आंसर जो है ना फ्रेंड वो छोटा नागपुर का पठार होता है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। लेकिन लातेहार भी यहाँ बीच में घुस आया है, इसलिए ऑप्शन बाय मिस्टेक हो गया है। चलिए 25 नंबर पे चलते हैं। झारखंड से बहने वाले दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो दामोदर को जो वो फ्रेंड कहा जाता है बंगाल का शौक, ठीक है, बंगाल का शौक कहा जाता है। बिहार का शौक किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। झारखंड का शौक है ये नहीं फ्रेंड, यहाँ बाढ़े नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं। दामोदर नदी की सबसे प्रमुख नदी है जो दरार या
भद्र घाटी से होकर प्रवाहित होती है। दामोदर नदी को दामोदा के नाम रूप से भी जाना जाता है। दामू का अर्थ होता है पवित्र तथा दा का अर्थ होता है जल। दामोदर नदी पहले बाढ़ से विभीषण के कारण काफ़ी भयंकर नदी थी, जिसके कारण बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस नदी को शोक की नदी को भी कहा जाता है? फिर दामोदर को कहा जाता है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो दामोदर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? अरे भैया दामोदर, आप भी गलत एकदम फर्जी क्वेश्चन दे रहे हैं। ये बच्चा भी बताएगा कि झारखंड से होता है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले से कूड़ू प्रखंड से चुहुआ पानी गांव से होती है। झारखंड में विभिन्न जिले में से गुजरने के बाद यह पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती है तथा अतः हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी का कुल लंबाई कितनी है? तो दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर है। झारखंड में इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। दामोदर नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है, तो फ्रेंड डैश से होकर नहीं गुजरेगी तो वो होगी पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। दामोदर नदी झारखंड के लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद जिले से होकर गुजरती है। बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? बराकर नदी की कुल लंबाई जो है वो 225 किलोमीटर है। इसकी व्याख्या चलते हैं। बराकर नदी का उद्गम स्थल पदमा हजारीबाग से होती है। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। इसका मुहाना दामोदर नदी है। बराकर नदी का एक उल्लेख बौद्ध एवं जैन साहित्यों में मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह जैन मंदिर तथा मैथल डैम के पास महाकालेश्वरी मंदिर है। इसकी अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह तथा धनबाद है। इसकी प्रमुख सहायक नदी उशरी तथा बरहोशी है। इस नदी पर दो प्रमुख डैम तिलैया एवं मैथन डैम स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड दामोदर। बराकर नदी का उद्गम स्थल क्या है? दामोदर बराकर नदी का उद्गम स्थल जो है वो पदमा हजारीबाग है, ठीक है, पदमा हजारीबाग। अभी ऊपर ही रिपीट हुआ था फ्रेंड। कैसो कटो गुरियो गुखाना नदी डैश नदी के प्रमुख नदी उपनदी है। तो ये हो गया फ्रेंड बराकर नदी। बराकर नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का इनमें से मूल का सही मिलान नहीं है? तो ये फ्रेंड टैगोर पहाड़ी, दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है, ये नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख सकते हैं फ्रेंड। मयूराक्षी नदी जो है वो फ्रेंड त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है, आपको भी पता है। संजय नदी मुंगेर से निकलता है। दामोदर निकलेगा छोटा नागपुर से। और दामोदर उत्तर दक्षिणी कोयल निकलता है छोटा नागपुर के पठार से। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? उत्तरी कोयल फ्रेंड, उत्तरी कोयल जो है फ्रेंड ऊपर से होता है, जो कि रांची का पठार है। रांची का पठार के मध्य से होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तरी कोयल नदी रांची के मध्य भाग से उद्भूत होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी औरंगा एवं अमानत है। उत्तरी कोयल की नदी का मुहाना सोन नदी है। इसका अपवहन क्षेत्र लातेहार, पलामू एवं गढ़वा है। इसकी लंबाई 255 किलोमीटर है। नेक्स्ट आगे हम लोग फ्रेंड निम्नलिखित में से किस पहाड़ी के ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? तो ये होता है दूधवा पहाड़ी, ठीक है, दूधवा पहाड़ी से उद्गम होता है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दूधवा पहाड़ी, दुमका एवं मोहाना हुगली नदी बंगाल का है। इसकी सहायक नदी गुमरो एवं हैरो है। शंख नदी का उद्गम स्थल जो है वो गुमला है फ्रेंड, ठीक है, शंख नदी गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड की पहाड़ी से निकलती है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। सिमडेगा जिले में ठेटांगर प्रखंड से होते हुए नदी उड़ीसा में प्रवेश करती है। उड़ीसा में यह दक्षिण कोयल से मिल जाती है तथा ब्राह्मणी के नाम से पुकारी जाती है।
चिकदाही, बासा, चीरो, चिंदा, बंदरजोर, डेगोजोर, साप्ती, केदादो, पालामारा, लुघी आदि इसी का प्रमुख सहायक नदी है। शंख नदी की कुल लंबाई 224 किलोमीटर है। इसका प्रवाहन क्षेत्र गुमला सिमडेगा गया। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर पठार में होते हुए नहीं बहती है? तो फ्रेंड इसमें से कौन ने बहता है? तो इसमें से कोई है ही नहीं है फ्रेंड, सब बहता है। ठीक है। क्यूल नदी झारखंड के डैश जिले से निकलती है। क्यूल नदी फ्रेंड वो निकलेगा गिरिडीह से। ठीक है। क्यूल नदी कहाँ से निकलता है फ्रेंड? क्यूल नदी निकलती है गिरिडीह से। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्यूल नदी गिरिडीह जिले से निकलती है। यह गंगा की सहायक नदी है। क्यूल गंगा की सहायक नदी है। आगे चलते हैं। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरकुंजा से शुरू होती है, झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिला के राज्य में प्रवेश करती है। तो ये हो जाएगा भंडरिया। ठीक है, भंडरिया। देखिए जेपीएससी 2021 में पीटी में क्वेश्चन पूछा था। कन्नर नदी की उत्पत्ति सरकुंजा से होती है। यह नदी झारखंड के गढ़वा जिले से भंडरिया प्रखंड से प्रमुख होती है तथा यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा उत्तर में प्रवेश करती है। चलिए अब हम लोग यहाँ आते हैं। गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले मुख्य जलप्रपातों का नाम क्या है? तो फ्रेंड बताइए क्या है? तो ये है बराकर एवं सकरी नदी हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इसकी व्याख्या के चलते हैं। गिरिडीह शहर उसरी नदी के तट पर स्थित है। यह बराकर नदी का मुख्य सहायक नदी है। उसकी नदी पार्श्वनाथ पहाड़ी में शुरू होती है और बराकर नदी में जाकर मिलती है। उसकी के अलावा बराकर और सकरी नदी गिरिडीह जिले से बहती है। देवघर में किस नदी का उद्गम होता है? तो देवघर में फ्रेंड यहाँ डॉट डाल के रखा है फ्रेंड। इसमें ऐसा ऑप्शन कुछ जान रहे हैं ना, जीएसएससी कुछ क्वेश्चन बना देता है। चलिए यहाँ चल लेते हैं। अजय नदी जो है जमुई से होकर बना था। अमानत जो बहेगा वो चतरा से होता है। औरंगा बहता है किसको? लोहरदगा से। और बतरौली बहता है उड़ीसा से। तो इसका आंसर जो होता है, ऐसे तो बतरौनी होता लेकिन नहीं दिया है। झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं।